हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम करेंगे आपकी क्लास 9 की हिंदी के फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर। बच्चों, ये आपकी किताब का क्षितिज भाग पहला है। किताब का नाम है आपका क्षितिज भाग पहला और इसके बच्चों लेखक है प्रेमचंद। इन्हें महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका उत्तर आएगा, कांजी होश में दूसरों के खेत में घुसकर फसल को हानि पहुंचाने वाले पशुओं को बंद करा दिया जाता था। तो बच्चों, पशु दूसरों के खेत में जाकर उनकी फसल को नुकसान पहुंचाते थे, खा जाते थे, तो उन पशुओं को बंद कर दिया जाता था। बंद पशुओं का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। यदि किसी पशु का मालिक उसको लेने आता था तो उस रिकॉर्ड के आधार पर पशु को जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था, क्योंकि पशुओं ने फसल को खराब किया होता है तो उसका जुर्माना उसके मालिक को भरना पड़ता था। परंतु जिन पशुओं के मालिक नहीं आते थे उनकी नीलामी की जाती थी। अतः कांजी होश में पशुओं की सही जानकारी रखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती होगी। प्रश्न दूसरा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। उसकी सौतेली मां उसे मारती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए हीरा मोती की व्यथा देखकर उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया, क्योंकि उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं। प्रश्न तीसरा है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक सीधे इंसान को गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के प्रति संघर्षरत रहना चाहिए। और दूसरा है, मनुष्य को हमेशा स्वामी भक्ति, सहयोग, परोपकार, मित्रता और नारियों के प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए। तीसरा है बच्चों, आजादी पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चौथा, मनुष्य को नारी जाति का सम्मान करने वाला, धर्म की मर्यादा मानने वाला तथा सच्ची आत्मीयता रखने वाला होना चाहिए। प्रश्न बच्चों चौथा शुरू होता है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर आएगा इसका, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के लिए रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके उसे संतोषी, सहनशील, सुख दुख में समान रहने वाला, क्रोध रहित एवं स्थिर व्यवहार वाला बताया है। इस आधार पर उसकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। इस प्रकार कथाकार ने गधे के सहिष्णु, सद्गुणी एवं संतोषी स्वभाव वाले अर्थ की ओर संकेत किया है। प्रश्न पांचवा है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती? दो बैलों की कथा में कुछ घटनाएं ऐसी है जिनमें हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। अगर आपने चैप्टर को रीड कर रखा है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहला है, वे एक दूसरे को सूंघ कर व चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। बच्चों बोल तो सकते नहीं थे, जानवर थे, इसलिए वो सूंघ कर और चाट कर अपना प्रेम जताते थे। दूसरा, दोनों बैलगाड़ी या हल में जोते जाने पर ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं ढोने का प्रयास करते कि दूसरे पर बोझ कम से कम आए। प्रश्न तीसरा है, मटर के खेत में दोनों मस्त होकर सींग मिलाकर एक दूसरे को ढेलने लगे, तब हीरा को क्रोधित देखकर मोती ने उसके साथ कठोर व्यवहार किया और दोस्ती को दुश्मनी में नहीं बदलने दिया। चौथा है, गया द्वारा हीरा की निर्दयता पूर्वक पिटाई करने पर मोती का क्रोध भड़क उठा। मोती को गुस्सा आ गया जब गया ने हीरा को खूब मारा था और वह हल जुआ आदि लेकर भाग निकला और उनको तोड़ ताड़ कर बराबर कर दिया।
इस तरह से उसने उसका बदला लिया था। पांचवा है, दोनों मित्रों ने यानी हीरा और मोती ने सहयोगी रणनीति से सांड का मुकाबला कर उसे परास्त किया। छठा आएगा, मटर के खेत में मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी उसके पास आ गया, रन वालों ने उसे भी पकड़ लिया। तो अपने दोस्त को बचाने के लिए वो भी साथ में पकड़ा गया। प्रश्न छठा आएगा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा की इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर आएगा, हीरा के उप कथन के माध्यम से प्रेमचंद का स्त्री जाति के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त हुआ है। भारतीय संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कथन से नारी को सम्मानित एवं पूज्य माना गया। इसका अर्थ है कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। हमारे समाज में कुछ लोग स्त्री को केवल भोग्या तथा साधारण जीव मानते हैं, उसका शोषण उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते भी हैं महिलाओं को। परंतु प्रेमचंद का ऐसा दृष्टिकोण नहीं रहा है। उन्होंने स्त्री को समता एवं सम्मान का पात्र बताया है, उन्होंने नारी को आदर दिया है। प्रश्न सातवां है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो जो किसान होते हैं बच्चों, वो पशुओं को साथ में रखते हैं और उनके साथ उनका कैसा संबंध होता है इस कहानी में हमें बताया गया है। कहानी में किसान जीवन वाले समाज में मनुष्य और पशु का घनिष्ठ संबंध बताया गया है। वे एक दूसरे के सहायक यानी एक दूसरे की सहायता करते और पूरक रह रहे, यानी एक के बिना दूसरे का काम अधूरा है। किसान पशुओं को घर का सदस्य मानकर उनसे प्रेम करता है और पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। जूरी हीरा मोती को घर के सदस्यों की तरह स्नेह करता था, इसलिए बार बार उसकी ससुराल से भागकर अपने स्थान पर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर वह ही नहीं, उनकी पत्नी भी आनंद से भर उठी। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। प्रश्न आठवां है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इस कथन से ज्ञात होता है कि मोती स्वभाव से उग्र किंतु दयालु बैल है, वह अत्याचार का विरोधी, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला, यानी कि जो अत्याचार करता है उसका विरोध करता है, जो पीड़ित होता है उसके प्रति दया भाव रखता है और आजादी का समर्थक है। उसे कैद रहना मंजूर नहीं है, इसलिए वह कांजी होश की दीवार तोड़कर बंद पड़े पशुओं को आजाद करा देता है। उसे इस बात पर संतोष होता है कि अब चाहे कुछ भी हो, इतना तो हो ही गया है कि मेरे प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान बच गई। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका आशय है, सामान्य पशु होते हुए भी हीरा और मोती एक दूसरे के मनोभावों को समझ लेते थे तथा मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। बच्चों, जानवर है, बोल तो सकते नहीं थे, इसलिए मूक मतलब होता है जब हम किसी चीज को इशारों से समझाते हैं। इससे कथाकार का मानना है कि उन दोनों बैलों के पास अवश्य ही कोई गुप्त शक्ति थी जिसके माध्यम से मूक भाषा में वे एक दूसरे के मन की भावनाओं को समझ लेते थे। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, परंतु उसके पास ऐसी गुप्त शक्ति का अभाव है। मनुष्य बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये नहीं जान सकता। तो मनुष्य में शक्ति का अभाव है जो बिना बोले ही दूसरे की भावनाओं को स्पष्टता से समझ सके। दूसरा है बच्चों ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। आशय इसका, गया के घर में हीरा मोती के साथ अत्याचार होता था, गया उन्हें मारता था और खाने के लिए भी सूखा भूसा देता था। दोनों बैल इसे अपना अपमान समझते थे, उन्हें ढंग से खाना भी खाने को नहीं देते थे। संध्या के समय उसी घर की एक छोटी बच्ची ने 2 रोटियां लाकर उन दोनों को खिलाई, हीरा मोती को खिलाई।
एक एक रोटी से उनकी भूख तो शांत क्या हुई। मतलब बच्चों इतना बड़ा जानवर है, एक रोटी से उनका क्या हुआ होगा, लेकिन परंतु छोटी बच्ची के प्रेम पूर्वक व्यवहार को देखकर उन दोनों में एक शक्ति का संचार हो गया। मानो उन्हें अच्छा भोजन मिल गया और उनके हृदय में यह भाव जागा कि यहाँ पर भी कोई सज्जन का वास है, कोई इंसान रहता है जो दूसरों की मदद करता है। प्रश्न 10वां है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि। तो बच्चों ये ऑप्शन वाले प्रश्न है, इसमें 4 दे रखे हैं, एक सही होगा, वो हमें बताना है। तो पहला है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा है, गरीबी के कारण खली खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, या उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो बच्चों ये जो थर्ड वाला था वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, ये आंसर आएगा सही। रचना और अभिव्यक्ति में बच्चों प्रश्न है आपका 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। तो उसने शोषण के विरुद्ध आवाज तो उठाई थी लेकिन बदले में उसे सजा भी मिली थी। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। प्रस्तुत कहानी में हीरा मोती को स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के प्रतीक रूप में रखा गया है। तो बच्चों आपको पता ही है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उन्हें आजाद कराने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया था। तो बच्चों इसमें हीरा मोती को वो क्रांतिकारी माना गया है, स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांतिकारी माना गया है। इन दोनों ने गया के घर जाने पर मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम दर्शाने और अत्याचार शोषण का विरोध करने में अपनी क्षमता का परिचय दिया। इस संघर्ष में उन्हें वहां प्रताड़ना मिली, मार भी खानी पड़ी और भूखा भी रखा गया उन्हें, फिर भी वे अपने ढंग से उसका विरोध भी करते रहे। इस तरह गुलामी के बदले आजादी की लालसा में उन्होंने संघर्षरत रहने की अपनी बलवती भावना का परिचय दिया। बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। प्रश्न 12वां आएगा, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति की कहानी है। मतलब ये कहानी है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इसमें हीरा मोती क्रांतिकारियों के प्रतीक है, हीरा मोती को क्रांतिकारी कहा गया है। जिस समय यह कहानी लिखी गई उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। अपनी बात को खुलकर न कह सकने के कारण प्रेमचंद ने 2 बैलों की कथा के माध्यम से आजादी की लड़ाई की ओर संकेत किया है। वो बच्चों स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने कहानी के रूप में ये सब हमें बता दिया। हीरा मोती को लेकर कहानी में जो घटनाक्रम एवं विचाराभिव्यक्ति दर्शाई गई है वह सब आजादी की लड़ाई से मेल खाती है। जहाँ जर्री का घर स्वराज का, जहाँ स्वराज होता है, जहाँ हमारा राज चलता है, जर्री के घर में उन दोनों का राज चलता था और गया का घर पराधीनता का प्रतीक है। अर्थात गया क्या है, गया के घर में वो गुलाम बन के रहे थे, जैसे अंग्रेजों के हम गुलाम बन के रहे थे। वही हीरा अहिंसा होता है जब कोई मारपीट नहीं करता, बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होता। तो हीरा अहिंसा का और मोती क्रांति का प्रतीक है। अंत में इन दोनों की विजय बताई गई है। अब बच्चों भाषा अध्ययन में करेंगे हम। प्रश्न 13वां है, बस इतना ही काफी है, मैं भी जोर लगाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ही और भी 2 शब्द दे रखे हैं। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। मतलब फिर मैं भी, तो जोर दिया जा रहा है वाक्य पे। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। जब हम बीच में ही भी लगाते हैं तो ये होता है कि वाक्य में जोर लगाया जा रहा है, बात में दम है। तो इन शब्दों को, जैसे ही भी को कहते हैं निपात। तो कहानी में ऐसे 5 वाक्य छांटने हैं जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। मतलब ऐसी लाइनें ढूंढिए जिसमें ही भी का प्रयोग हुआ। तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे, जोर तो मारता ही जाऊंगा। यहाँ पर निपात है बच्चों ही, जोर तो मारता ही जाऊंगा। तो ये बच्चों हमें पूरी लाइन ढूंढनी थी बुक के अंदर से,
जिनमें ही भी का प्रयोग हुआ हो। ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। देखिए बच्चों यहाँ पर भी आया है तो ये निपात है। तीसरा है एक ने भी उसमें मुंह ना डाला, तो ये पूरी हमें वाक्य ढूंढना था। चौथा आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, ही आया यहाँ पर। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था। तो बच्चों ये थे निपात वाले वाक्य। प्रश्न 14वां शुरू होता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भेद भी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दो लाइन आ जाएगी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हुए। तो बच्चों ये की है ना, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य है, यानी ये दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। तो पहला तो आपको लिखना है कि यह मिश्र वाक्य है। मिश्र मतलब मिला हुआ है, दो वाक्य इसमें मिले हुए और की इन दोनों को जोड़ रहा है। अब आपको अलग अलग करके इसके उपवाक्य बताने। ठीक है, जैसे दीवार का गिरना था, एक तो ये वाक्य हो गया बच्चों। तो ये बच्चों प्रधान या मुख्य उपवाक्य में आएगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाग है अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ये बच्चों इसी लाइन का दूसरा वाक्य है। तो ये बच्चों है आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आपको इस तरह से छांटना है और इनके उपवाक्य लिखने। दोनों को अलग अलग करना है और बताना है कौन सा प्रधान या मुख्य उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल इसके सामने एरो लगा हुआ है, सामने लिखना है। दूसरा बच्चों सहसा एक ढिढ्ढा आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। तो बच्चों यहाँ पर ये भी मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो सहसा एक ढिढ्ढा आदमी आया, तो आदमी तक यहाँ पर आया आएगा बच्चों। ठीक है, आया, सहसा एक ढिढ्ढा आदमी आया, तो आया यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर तीन बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर तीन वाक्य है। पहला तो यहाँ तक हो गया आया तक, तो बच्चों ये है प्रधान उपवाक्य। और दूसरा देखिए यहाँ पर है जिसकी आंखें लाल थी, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये आएगा आश्रित विशेषण उपवाक्य। और तीसरा बच्चों देखिए मुद्रा अत्यंत कठोर, तो ये तीसरा आ गया है ना, तो ये मुद्रा अत्यंत कठोर, ये आएगा आश्रित विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर हमें तीन को अलग अलग किया है। अब बच्चों अगला है हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। तो बच्चों ये भी मिश्र वाक्य है, यहाँ भी जोड़ा गया है दो वाक्यों। यहाँ पर देखो बच्चों कट का निशान लगा हुआ है, मतलब ये दो वाक्य है। ये सबसे पहले आपको लिखना है ये मिश्र वाक्य है और इसको तोड़ना है। तो आप बताओगे कि हीरा ने कहा, ये आएगा प्रधान उपवाक्य में और दूसरा है गया के घर से नाहक भागे। तो बच्चों ये इसी लाइन में से है, ये आएगा बच्चों आश्रित संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, आश्रित संज्ञा उपवाक्य। अब बच्चों चौथा है कि मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, ये भी मिश्र वाक्य है। मैं बेचूंगा एक हो गया, तो बिकेंगे दो हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर तो बिकेंगे ये आएगा प्रधान उपवाक्य में और मैं बेचूंगा आएगा आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया होती है बच्चों जब हम कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर बेचना क्या है, काम आया है, तो सामने आपको लिखते जाना है। अगला है अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मारे ना छोड़ता। तो ये भी बच्चों मिश्र वाक्य है, मैं बेमारे ना छोड़ता, ये प्रधान उपवाक्य में आएगा और अगर वह मुझे पकड़ता ये आएगा आश्रित संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से करना है। प्रश्न 15वां है कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कहानी में बहुत सारे मुहावरे हैं, तो कोई 5 मुहावरे छांटने उनका वाक्य में प्रयोग करना। तो हमें मुहावरे पहले तो छांटने हैं कि इस पाठ में कौन कौन से मुहावरे आए थे। पहला आया है बच्चों ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो ये पहला मुहावरा है। ठीक है, पहले मुहावरे जान लेते हैं, फिर कोई 5 छांट के उनका वाक्य में प्रयोग कर देंगे। अगर आपको कोई अलग से करना हो इनमें से तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंहनी का रूप धारण करना, ये दूसरा मुहावरा है। सींग मारना तीसरा मुहावरा है। गम खाना, जी तोड़ काम करना यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना। सिर झुकाना और गोलगप्पा होना
और कसर उठा ना रखना, पसीना आना, दिल भारी होना, आंख न उठाना, पलट जाना, यल जाना, जान से हाथ धोना, आंखों में नत डालना, जान जोखिम में डालना, मन फीका होना, अकड़ निकल जाना, खलबल काम आना आदि ये मुहावरे हैं। ठीक है, अब हम इनको करेंगे वाक्य में प्रयोग। पहला है जैसे शत्रु, हम करेंगे ईंट का जवाब पत्थर। ये मुहावरा हो गया आपका पहले वाला। इसका वाक्य में प्रयोग किया, शत्रु तभी शांत होगा जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और दूसरा है मालकिन ने तुरंत पास आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो हमने ऊपर पढ़ा था ना माथा चूमना, तो ये उसका वाक्य में प्रयोग है माथा चूमना का। तीसरा है कांजी होश में बंद होने पर दोनों की अकड़ निकल गई। अकड़ निकल गई ये हो गया मुहावरा और इसका वाक्य में प्रयोग। अकड़ निकल जाना मतलब जब हम कोई किसी चीज पे घमंड दिखाते हैं, मैं तो ये काम कर सकता हूँ, लास्ट में हमसे हो ना पाए, तो तब हम कह देते हैं ना देखो कैसे अकड़ निकल गई, इतना घमंड दिखा रहा था। अगला है कांजी ओस की दीवार गिरने पर सभी जानवरों में खलबली मच गई, यानी अफरा तफरी मच गई। यही रहे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये आ गया आपका मुहावरा 5वां, यानी जान से हाथ धोना मतलब अपनी जान गवा देना, मर जाना। तो बच्चों ये थे मुहावरे जिनका वाक्य में प्रयोग किया था। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर को रीड, सेकंड चैप्टर को, उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।